फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं एक बंदा सूट बूट में बस स्टॉप पर बस की राह देख रहा है। थोड़ी देर में एक औरत वहां बस पकड़ने आती है। अब जान न पहचान वो बंदा उस औरत से बातें करना शुरू कर देता है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम फॉरेस्ट गंप है। उस लेडी ने बहुत ही खूबसूरत जूते पहने हुए होते हैं। फॉरेस्ट उनकी तारीफ करता है और उसे अपनी कहानी याद आती है जब उसने अपने पहले जूते पहने थे। यहाँ से हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं और हम देखते हैं 6-7 साल का फॉरेस्ट किसी डिस्पेंसरी में बेड पर लेटा हुआ है और डॉक्टर उसके पैरों में ब्रेसेस लगा रहे होते हैं। डॉक्टर की बातों से हमें पता चलता है कि फॉरेस्ट का स्पाइनल कॉर्ड कर्व्ड है, जिस कारण उसे चल फिरने में तकलीफ होती है। लेकिन अब इन ब्रेसेस के सहारे वो धीरे धीरे चल फिर सकेगा। डिस्पेंसरी से घर की ओर जब फॉरेस्ट अपनी माँ के साथ लौटता है तो उसकी माँ उसे एक बात कहती है कि फॉरेस्ट, तू कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझना। तू किसी से कम नहीं है और तू वो सब कुछ कर सकता है जो एक नॉर्मल व्यक्ति कर सकता है। दरअसल फॉरेस्ट की माँ एक सिंगल मदर होती है क्योंकि उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया होता है। फॉरेस्ट और उसकी माँ एक बहुत बड़े बंगले में रहते हैं जिसमें ढेर सारे कमरे होते हैं। ये बंगला स्टेट हाईवे के काफी नजदीक होने के कारण फॉरेस्ट की माँ बाकी के कमरों को किराए पर देती है और यही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। अगले दिन हम देखते हैं फॉरेस्ट को उसकी माँ स्कूल में एडमिट कराने ले जाती है। फॉरेस्ट का IQ बहुत ही कम होता है, केवल 75, जबकि एक नॉर्मल स्कूल में एडमिशन कराने के लिए कम से कम 80 IQ की जरूरत होती है। इसी के चलते स्कूल के प्रिंसिपल फॉरेस्ट को स्पेशल स्कूल में दाखिल कराने की सिफारिश करते हैं, लेकिन फॉरेस्ट की माँ उसे एक नॉर्मल स्कूल में दाखिल कराने के लिए अड़ जाती है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होती है, यहाँ तक कि स्कूल के प्रिंसिपल के साथ वो रात भी बिताती है। फॉरेस्ट को एडमिशन मिल जाता है और दूसरे दिन यूनिफॉर्म वगैरह पहन के वो स्कूल बस की राह देखता है। बस आती है और भाई अंदर घुसता है, लेकिन कोई भी उसे अपने बगल में बिठाने के लिए तैयार नहीं होता। आखिरकार एक छोटी सी लड़की उसे अपने बगल में बिठाने के लिए तैयार हो जाती है। फॉरेस्ट उस लड़की को देखता ही रहता है। उसने इतनी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी होती है। उस लड़की का नाम जेनी होता है। दोनों में तुरंत दोस्ती हो जाती है। वो दोनों इतने घने दोस्त बन जाते हैं कि एक दूसरे के साथ काफी समय साथ बिताते हैं। जेनी फॉरेस्ट को पेड़ पर चढ़ना भी सिखाती है। उनका एक फेवरेट पेड़ होता है जिसके ऊपर बैठकर वे दोनों काफी देर तक गप लड़ाते हैं। जेनी को भी फॉरेस्ट के साथ समय बिताना बहुत पसंद होता है और पता नहीं क्यों, लेकिन काफी देर होने के बावजूद जेनी हमेशा घर जाने से कतराती है। एक दिन जब जेनी और फॉरेस्ट टहल रहे होते हैं तब अचानक साइकिल पर सवार कुछ बच्चे वहां पहुंचते हैं और फॉरेस्ट पर पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। ये देख फॉरेस्ट और जेनी दोनों डर जाते हैं और जेनी फॉरेस्ट को वहां से तुरंत भागने के लिए कहती है। अब फॉरेस्ट अपने पैरों पर लगे ब्रेसेस के कारण चल लेता है, वही बहुत बड़ी बात है। दौड़ना तो दूर की बात है, लेकिन अब इन शरारती बच्चों से बचने के लिए फॉरेस्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो दौड़ने की कोशिश करता है, बच्चे पत्थर बरसाते रहते हैं। फॉरेस्ट थोड़ा और तेज दौड़ने लगता है। अब ये बच्चे अपने साइकिल पर सवार होकर फॉरेस्ट का पीछा करने लगते हैं। फॉरेस्ट और तेज दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते अचानक से उसके ब्रेसेस टूट जाते हैं, लेकिन इससे उसे कोई तकलीफ नहीं होती, बल्कि वो और तेज दौड़ने लगता है। फॉरेस्ट के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। वो अपने आप को एकदम आजाद महसूस करता है। अब वो सुपर फास्ट दौड़ता है, इतना तेज कि वो बच्चे साइकिल पर सवार होने के बावजूद फॉरेस्ट उन्हें बहुत पीछे छोड़ उनसे बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है। जिन ब्रेसेस के कारण मैं ठीक से चल भी नहीं पाता, आज उसी के बिना मैं दौड़ सकता हूँ, ये फॉरेस्ट के लिए बहुत बड़ी बात थी। और इसीलिए अब वो जहां भी जाता चलकर नहीं बल्कि दौड़ते हुए ही जाता है। वो यहाँ वहां इतना दौड़ता कि उसके कॉलोनी के लोग उसे पागल समझते हैं। एक दिन जेनी स्कूल नहीं जाती तो फॉरेस्ट उसके घर पहुंच जाता है। जेनी का घर खेतों में बना होता है और उसके परिवार में केवल उसके पापा और उसकी बहनें होती हैं। बस स्टॉप पर अपनी कहानी सुनाते हुए फॉरेस्ट जेनी के पापा का वर्णन एक बहुत ही प्यारे व्यक्ति ऐसे करता है,
क्योंकि वे हमेशा जेनी और उनकी बहनों को चूमते रहते हैं, छूते रहते हैं। घर के पास पहुंचते ही फॉरेस्ट को जेनी खेतों में दिखाई देती है। वो उससे बातें करने ही वाला होता है कि जेनी उसे शांत रहने को कहती है और उतने में अचानक जेनी के पापा चिल्लाने लग जाते हैं, जेनी कहाँ हो, यहाँ सामने आओ। ये सुनकर जेनी फॉरेस्ट का हाथ थामती है और खेतों में दौड़ पड़ती है। जेनी के पापा उनका पीछा करना शुरू करते हैं। जेनी कहाँ भाग रही हो, यहाँ सामने आओ। लेकिन जेनी और फॉरेस्ट दौड़ते ही रहते हैं। दौड़ते दौड़ते एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां जेनी फॉरेस्ट को रोकती है और वहां पर वो प्रार्थना करने लगती है कि हे भगवान, मुझे पंछी बना दो ताकि मैं यहाँ से काफी दूर उड़ सकूं। दरअसल फॉरेस्ट अपने कम आईक्यू के कारण जेनी के पापा को समझ नहीं पाता। जेनी के पापा कोई प्यारे व्यक्ति नहीं होते, बल्कि एक चाइल्ड मोलेस्टर होते हैं और जेनी और उसकी बहनों का यौन शोषण करते रहते हैं। जेनी की प्रार्थना रंग लाती है और जल्द ही पुलिस उसे अपने पापा से छुड़ाकर उसकी नानी को सौंप देते हैं। अभी जो नानी का घर होता है ये फॉरेस्ट के घर से बहुत नजदीक होता है, तो अपना फॉरेस्ट भाई भी एकदम खुश होता है और ऐसे ही जेनी और फॉरेस्ट साथ साथ ही बड़े हो जाते हैं। एक दिन टहलते हुए वो बचपन वाला किस्सा रिपीट हो जाता है जब कार में सवार कुछ लड़के फॉरेस्ट को पत्थर मारना शुरू करते हैं। जेनी फॉरेस्ट को बचने के लिए फिर से भागने के लिए कहती है। ये सुनकर फॉरेस्ट भाई कुछ सोचता नहीं है और दौड़ना शुरू कर देता है। तो ये लोग कार में बैठकर उसका पीछा शुरू करते हैं। कार नजदीक आती है, ये देख के फॉरेस्ट और तेज दौड़ने लगता है। दौड़ते 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 फॉरेस्ट एक प्लेग्राउंड में घुस जाता है जहां पर ऑलरेडी एक अमेरिकन फुटबॉल का मैच शुरू होता है। फॉरेस्ट इतना तेज दौड़ता है कि अंदर खेलने वाले खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़ देता है। ये बात टीम का कोच नोटिस करता है। अपने लो आईक्यू के कारण जिस बंदे को नॉर्मल स्कूल में एडमिशन मिलने में तकलीफ होती है, उसी बंदे को अपनी तेज रफ्तार के कारण एक कॉलेज में स्पोर्ट्स के लिए एडमिशन मिल जाता है। उसकी ये तेज रफ्तार उसे अपने कॉलेज टीम के लिए बहुत सारे मैचेस जीतने में मदद करता है। अपने कॉलेज का वो चहीता खिलाड़ी बन जाता है। मैच के दौरान सभी लोग फॉरेस्ट फॉरेस्ट ऐसे चीयर करने लगते हैं। वो इतना बेहतरीन खेलता है कि आखिरकार वो ऑल अमेरिकन नेशनल फुटबॉल टीम में सिलेक्ट हो जाता है और इसी के चलते उसे तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से मिलने का अवसर मिलता है। राष्ट्रपति के साथ फॉरेस्ट की मुलाकात का किस्सा बहुत ही दिलचस्प है। एक्चुअली उस फंक्शन में खाने के 101 डिशेस होते हैं और ढेर सारे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, वो भी मुफ्त। फॉरेस्ट को ये बहुत पसंद आता है और वो लगभग 15 कोल्ड ड्रिंक्स गटक जाता है। स्वाभाविक है, अब इतने सारे कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे तो क्या होगा, उसको बड़ी जोर से पेशाब लगती है। लेकिन फंक्शन तो अभी खत्म नहीं हुआ है। खान पान के कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति सभी खिलाड़ियों से एक एक कर हाथ मिलाते हैं और उनसे पूछते हैं कैसे लग रहा है देश की टीम में सिलेक्ट होकर। जिसके जवाब में अच्छा लग रहा है सर, बहुत प्राउड फील हो रहा है सर, ऐसे जवाब देते हैं। फॉरेस्ट की भी बारी आती है। राष्ट्रपति फॉरेस्ट का भी हाथ मिलाते हैं और उसे पूछते हैं कैसे लग रहा है। फॉरेस्ट बोलता है मुझे जोर से पेशाब लग रही है। प्रेसिडेंट हंस देते हैं। 5 साल तक अमेरिकन फुटबॉल खेलने के लिए फॉरेस्ट को कॉलेज की डिग्री मिल जाती है। फॉरेस्ट की माँ को बड़ा गर्व महसूस होता है। उसी दौरान अमेरिका और वियतनाम का युद्ध जारी होता है, जिसके लिए अमेरिका एक एक्सपेरिमेंट के तहत लो आईक्यू के लोगों को मिलिट्री में भर्ती करवाती है। फॉरेस्ट को भी इसका न्योता मिलता है और बस कुछ ही दिनों में फॉरेस्ट गम यूएस आर्मी में सिलेक्ट हो जाता है। फॉरेस्ट जब आर्मी के बस में चढ़ता है तो फिर से वो बचपन वाला किस्सा रिपीट हो जाता है, जब कोई भी उसे अपने बगल में बिठाने के लिए तैयार नहीं होता। आखिरकार एक निग्रो बंदा उसे अपने बगल में बिठाने के लिए तैयार हो जाता है। उसका नाम होता है बेंजामिन, लेकिन घर में उसे सभी लोग प्यार से बबा कहते हैं। अब ये जो बबा होता है वो श्रिम्प्स मतलब प्रॉन्स के फिशिंग के बिजनेस का ऑब्सेस्ड होता है। दरअसल बबा का गांव बेयू ला बात्रे समुद्र किनारे बसा एक छोटा सा गांव होता है, जहां पर श्रिम्प कैचिंग बिजनेस बहुत बड़ा व्यवसाय होता है। खुद बबा के अंकल की श्रिम्प पकड़ने की बोट होती है। अपने अंकल के साथ काफी छोटी आयु में शुरू करते हुए बबा को श्रिम्प पकड़ने वाले बिजनेस की बहुत जानकारी होती है। वो फॉरेस्ट को बताता है
कि जैसे ही ये वियतनाम युद्ध खत्म हो जाएगा वो वापस जाकर अपनी खुद की श्रिम्प पकड़ने वाली बोट खरीदेगा और अपना खुद का श्रिम्प कैचिंग बिजनेस शुरू करेगा। लेकिन आर्मी में तो अभी अभी आए हुए हैं। आर्मी में बहुत कठोर ट्रेनिंग दी जाती है। अपने लो आईक्यू के कारण फॉरेस्ट को जो कुछ भी कहा जाए वो बिना कुछ सोचे एकदम सिंसियरली फॉलो करता है और इसीलिए वो अपने ट्रेनर्स का भी चहीता बन जाता है। लेकिन अपना बबा दिन रात श्रिम्प कैचिंग बिजनेस के बारे में फॉरेस्ट को बताता रहता है। श्रिम्प कैचिंग में ये होता है, श्रिम्प कैचिंग में वो बोट लगती है, श्रिम्प कैचिंग के लिए इतना फ्यूल लगता है। बकर 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 चलती ही रहती है। दिन में तो सब कुछ ठीक होता है लेकिन रात को फॉरेस्ट बहुत अकेला महसूस करता है। उसे अपनी माँ की और जेनी की बहुत याद आती है। एक दिन उसका एक दोस्त उसे एक एडल्ट मैगजीन थमाता है और फॉरेस्ट को उसमें जेनी के बारे में आर्टिकल मिलता है। दरअसल जेनी एक सिंगर बनना चाहती है लेकिन वो रास्ता पूरी तरह से भटक जाती है और इस एडल्ट मैगजीन के लिए कुछ फोटो शूट कराती है जिस कारण उसे कॉलेज से भी निकाला जाता है। अब हमें जेनी की लाइफ दिखाई जाती है। जेनी ने एक एडल्ट नाइट क्लब ज्वाइन किया है जहां पर वो एक सिंगर के तौर पर काम करती है। आर्मी की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फॉरेस्ट को जैसे ही ये पता चलता है वो तुरंत उस नाइट क्लब में जेनी का परफॉर्मेंस देखने चला जाता है। जेनी सिंगर तो बन जाती है लेकिन चूंकि ये एक एडल्ट नाइट क्लब है यहाँ पर उसे नग्न अवस्था में परफॉर्म करना होता है। जेनी के परफॉर्मेंस के दौरान उसे एक आदमी छेड़ता है जो इन नाइट क्लब्स के लिए आम बात होती है लेकिन फॉरेस्ट को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। वो उस आदमी को बहुत पीटता है और जेनी को उससे छुड़ाता है। इस हादसे के कारण जेनी को उस नाइट क्लब से निकाला जाता है। जेनी फॉरेस्ट पर ऐसा करने के लिए चिढ़ जाती है। एक्चुअली जेनी अपनी लाइफ से बहुत नाखुश है। वो फॉरेस्ट को बहुत सुनाती है और उसे छोड़कर निकलने लगती है। तब फॉरेस्ट उसे बताता है कि उसकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और जल्द ही वो वियतनाम जाने वाला है। ये सुन जेनी रुक जाती है। उसे थोड़ा बुरा भी लगता है। वो फॉरेस्ट के पास आती है और उसे बताती है कि वियतनाम में अगर कोई संकट आ जाए तो बहादुर न बने बल्कि अपने आप को बचाने के लिए वहां से तुरंत भाग जाए। बस इतना कहकर जेनी वहां से निकल जाती है और फॉरेस्ट मायूस हो जाता है। कुछ ही दिनों में फॉरेस्ट को वियतनाम ले जाया जाता है जहां वो अपने ऑफिसर लेफ्टिनेंट डैन टेलर से मिलता है और यहाँ भी फॉरेस्ट का जिगरी दोस्त मिस्टर बबा उसके साथ होता है। वही श्रिम्प कैचिंग बिजनेस का ज्ञान देते हुए फॉरेस्ट उसे हमेशा एकदम शांति से सुनता रहता है। ये देख एक दिन बबा फॉरेस्ट को पूछ ही लेता है कि क्या वो इस बिजनेस में उसका पार्टनर बनेगा। 50-50% पार्टनरशिप। और बबा फिर से पकाना शुरू करता है कि मैंने सब सोच लिया है, कितनी बड़ी शिप लगेगी, फ्यूल कितना लगेगा, नेट्स, रोप्स, सब कुछ। बबा शिप का कैप्टन होगा और फॉरेस्ट उसका असिस्टेंट जिसे फर्स्ट मेट कहते हैं। अपना सीधा साधा फॉरेस्ट कुछ नहीं सोचता और बबा को हाँ कह देता है। वियतनाम में भी फॉरेस्ट को जेनी की बहुत याद आती है और उसे ढेर सारी चिट्ठियां लिखता है लेकिन जेनी का कोई जवाब नहीं आता। यहाँ दूसरी ओर जेनी ने हिप्पी लोगों का ग्रुप ज्वाइन कर लिया होता है और उन्हीं की तरह ड्रग्स लेती रहती है और एक हिप्पी की जिंदगी जीती रहती है। एक दिन जब फॉरेस्ट अपनी टीम के साथ वियतनाम में पेट्रोलिंग कर रहा होता है तब सामने से अचानक उन पर हमला हो जाता है। ये हमला इतना छुपा और तेज होता है कि ये लोग कुछ कर ही नहीं पाते। ये देख लेफ्टिनेंट डैन अपने पूरे पलटन को पीछे की ओर दौड़ने का ऑर्डर देते हैं लेकिन इस हमले से फॉरेस्ट पूरी तरह से हिल गया होता है। ये देख बबा फॉरेस्ट को जोर से चिल्लाता है, भाग फॉरेस्ट भाग। और अचानक से फॉरेस्ट को जेनी के शब्द याद आते हैं, रन फॉरेस्ट रन। वो तेजी से पीछे की ओर दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते अपनी तेज रफ्तार के कारण वो सबसे पहले तालाब के किनारे एक सेफ जगह पहुंच जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो उसे ध्यान में आता है कि अरे यार मैं यहाँ पे अकेला ही पहुंच गया हूँ, मेरे बाकी के साथी कहाँ है, मेरा बबा कहाँ है। ये सोचकर वो फिर से पीछे मुड़ता है और जहां पर हमला हो रहा है उस दिशा में दौड़ने लगता है। बबा को ढूंढते ढूंढते जैसे वो दौड़ रहा होता है उसी के पलटन में से एक बंदा उसे जख्मी अवस्था में दिखता है। वो उसको मदद की गुहार लगाता है। फॉरेस्ट उसे अपने कंधों पर उठाकर तालाब किनारे सेफ जगह लेटा देता है और बबा के लिए फिर से निकल पड़ता है।
फिर से वो बबा को ढूंढता है, लेकिन फिर से उसको अब एक और बंदा जख्मी अवस्था में दिखता है। उसे भी कंधों पर उठाकर वो फिर से तालाब किनारे सेफ जगह लेटा देता है। फिर से वो बबा के लिए निकल पड़ता है। सामने से गोलियां बरसती रहती हैं, लेकिन बबा कहीं नहीं दिखाई पड़ता। फिर अचानक से फॉरेस्ट को लेफ्टिनेंट डैन दिखाई देते हैं, जो एकदम जख्मी अवस्था में फोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं। दरअसल वो अपने मिलिट्री फोन पर अपनी टीम से मदद की गुहार लगाते होते हैं। फॉरेस्ट उन्हें भी उठाने जाता है, लेकिन लेफ्टिनेंट डैन मना करते हैं। फॉरेस्ट कुछ नहीं सुनता और लेफ्टिनेंट डैन को भी अपने कंधों पर उठाकर वो तालाब के किनारे दौड़ने लगता है। तालाब के किनारे दौड़ते समय अचानक से उसे कुछ जोर से काटता है, लेकिन फॉरेस्ट नहीं रुकता और लेफ्टिनेंट डैन को वो सही सलामत तालाब किनारे पहुंचा देता है और फिर से अपने जिगरी दोस्त बबा के लिए निकल पड़ता है। ये देख लेफ्टिनेंट डैन फॉरेस्ट को रोकते हैं और कहते हैं कि उसने यूएस एयरफोर्स को रिटर्न हमला करने के लिए कहा है, जो अब किसी भी समय हो सकता है। लेकिन अपनी दोस्त की चिंता के कारण फॉरेस्ट किसी की नहीं सुनता। लेफ्टिनेंट डैन के ना जाने के ऑर्डर के बावजूद फॉरेस्ट अपने दोस्त के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए दौड़ पड़ता है। बहुत ढूंढने पर आखिरकार उसे जख्मी अवस्था में बबा दिखाई देता है। बबा बहुत जख्मी होता है, लेकिन जिंदा होता है। फॉरेस्ट उसे अपने कंधों पर उठाकर तालाब किनारे ले तो आता है, लेकिन बबा नहीं बचता। फॉरेस्ट की बाहों में ही वो दम तोड़ देता है। अपनी कहानी का किस्सा बताते हुए अब हम देखते हैं कि बस स्टॉप पर अब कुछ नए लोग फॉरेस्ट की कहानी सुन रहे हैं। उसमें मौजूद एक बूढ़ा फॉरेस्ट को पूछता है कि लेफ्टिनेंट डैन को बचाते हुए तुझे जो काटा वो गोली थी ना? फॉरेस्ट बोलता है हाँ, बराबर मेरे पिछवाड़े लगी थी। और फॉरेस्ट की स्टोरी आगे बढ़ती है। फॉरेस्ट आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट है और ठीक उसी के बगल में लेफ्टिनेंट डैन का बेड है। लेफ्टिनेंट डैन ने घुटनों के नीचे अपने दोनों पैर खो दिए हैं। फॉरेस्ट उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन लेफ्टिनेंट डैन उससे कोई बात नहीं करता। दरअसल लेफ्टिनेंट डैन उसे बचाने के लिए फॉरेस्ट पर बहुत नाराज होता है। एक अपाहिज वाली जिंदगी जीने से अच्छा वो दरअसल शहीद होना चाहता था और अपने इस हाल के लिए वो पूरी तरह से फॉरेस्ट को दोषी मानता है। हॉस्पिटल में रिकवर होते समय एक दिन एक बंदा फॉरेस्ट को पिंग पोंग सिखाता है। वो उसे कहता है कि इस गेम का सीक्रेट ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बॉल के ऊपर से नजर कभी मत हटाना। कम आईक्यू वाला फॉरेस्ट और कुछ नहीं सोचता और जैसा कहा गया है वैसे पिंग पोंग खेलना शुरू कर देता है। उसे ये नया खेल बहुत पसंद आता है। उसे अब दिन रात केवल पिंग पोंग के बारे में ही सोचता है, इतना कि रात को सोते समय भी वो पिंग पोंग का बॉल और पैडल पास रखकर ही सोता है। सुबह हो या शाम फॉरेस्ट पिंग पोंग ही खेलता रहता है। अगर कोई साथ में खेलने वाला ना भी हो तो भी दीवार से टेबल सटा के अकेले प्रैक्टिस करता ही रहता है। एक दिन ऐसे ही जब फॉरेस्ट अकेले ही पिंग पोंग खेलता रहता है, तब अचानक से उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वियतनाम में बहादुरी के कारण उसे मेडल ऑफ ऑनर अवार्ड किया गया है। फॉरेस्ट खुश हो जाता है और दौड़ा दौड़ा लेफ्टिनेंट डैन को ये खबर सुनाने उसके बेड के पास आता है, लेकिन लेफ्टिनेंट डैन बेड पर नहीं होता। पास ही में खड़ी एक नर्स से जब फॉरेस्ट पूछता है, तब उसे पता चलता है कि लेफ्टिनेंट डैन को आज ही डिस्चार्ज दिया गया है। 2 हफ्ते बाद फॉरेस्ट को भी डिस्चार्ज मिल जाता है और उसे वापस अमेरिका भेज दिया जाता है। वहां उसे तत्कालीन राष्ट्रपति लिंकन द्वारा मेडल ऑफ ऑनर अवार्ड किया जाता है। नए राष्ट्रपति के साथ भी फॉरेस्ट का एक बहुत ही मजेदार किस्सा है। मेडल ऑफ ऑनर देते समय प्रेसिडेंट लिंकन फॉरेस्ट से पूछते हैं, मैंने सुना तुम्हें गोली लगी थी, कहाँ लगी थी? ये सुनकर फॉरेस्ट थोड़ा झिझकता है और कहता है, सर पिछवाड़े में। ये सुनकर राष्ट्रपति कहते हैं, इंटरेस्टिंग, और मजाकिया तौर पे कहते हैं, मैं देखना चाहूंगा। फॉरेस्ट को कुछ समझ नहीं आता और थोड़े ही क्षणों में वो पीछे मुड़कर अपनी पैंट उतार कर गोली का निशान प्रेसिडेंट लिंकन को दिखाता है। ये प्रोग्राम नेशनल टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा होता है और सभी लोग ये देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। राष्ट्रपति लिंकन भी अपनी हंसी रोक नहीं पाते हैं। बहुत ही धमाल किस्सा है ये। इस समारोह के बाद फॉरेस्ट व्हाइट हाउस के अगल बगल में ऐसे ही घूमता रहता है। वहीं पास में हिप्पी लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे होते हैं। इस आंदोलन में जेनी भी होती है,
जो फॉरेस्ट को दूर से ही पहचान कर पुकारने लगती है। काफी समय के बाद जेनी से मिलकर फॉरेस्ट बहुत खुश हो जाता है। जेनी फॉरेस्ट को अपने हिप्पी दोस्तों से मिलवाती है, जिनमें से एक उसका बॉयफ्रेंड भी होता है। ऐसे ही एक दोस्त से जब फॉरेस्ट बात कर रहा होता है, तब वो देखता है कि जेनी और उसके बॉयफ्रेंड में कुछ बहस हो रही है और इसी के चलते अचानक से जेनी का बॉयफ्रेंड उसे जोर से थप्पड़ जड़ देता है। ये देखकर एज यूजुअल फॉरेस्ट की हट जाती है। वो तुरंत उसके बॉयफ्रेंड पर कूद पड़ता है और उसको 4-5 जमकर लगा देता है और उसके बाद जेनी और फॉरेस्ट वहां से चले जाते हैं। काफी दिनों बाद मिले ये दोनों रात भर टहलते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। अब तक का अपना पूरा सफर जेनी फॉरेस्ट को बताती है, कैसे वो देश भर में घूमी, हिप्पी लोगों से मिली, उनके साथ ड्रग्स लेती, वगैरह वगैरह। अगली सुबह जेनी का बॉयफ्रेंड उससे माफी मांगता है और ऐसी गलती फिर ना दोहराने का वादा करता है। फॉरेस्ट जेनी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी फॉरेस्ट को समझाकर अपने ग्रुप के साथ अपने राह पर चल पड़ती है। फिल्म आगे बढ़ती है और अब हम देखते हैं कि अपने बेहतरीन खेल के कारण फॉरेस्ट अब ऑल अमेरिकन पिंग पोंग टीम में सिलेक्ट हो जाता है और एक बड़ी प्रतियोगिता के लिए चाइना का दौरा करता है। अपने बेहतरीन खेल प्रदर्शन के कारण फॉरेस्ट अब अमेरिका में नेशनल सेलिब्रिटी बन जाता है। एक दिन अचानक रास्ते में फॉरेस्ट को कोई आवाज लगाता है। ये आवाज फॉरेस्ट पहचानता है। ये कोई और नहीं बल्कि व्हील चेयर पर बैठा लेफ्टिनेंट डैन होता है। फॉरेस्ट उन्हें देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन लेफ्टिनेंट डैन इस बात से बहुत नाराज होता है कि एक लो आईक्यू वाला फॉरेस्ट राष्ट्रपति के हस्ते मेडल ऑफ ऑनर ले गया। फॉरेस्ट को जमकर सुनाकर जैसे ही वो वहां से निकलने लगता है, वैसे ही उसकी व्हील चेयर एक स्लोप से फिसल कर वो गिर जाता है। लेफ्टिनेंट डैन एक होटल में रहता है। फॉरेस्ट उसे होटल के रूम में छोड़ता है। ये क्रिसमस का समय होता है, तो फॉरेस्ट कुछ दिनों के लिए लेफ्टिनेंट डैन के साथ ठहर जाता है। इस दौरान लेफ्टिनेंट डैन की बातों से हमें ये पता चलता है कि वो इस अपाहिज वाली जिंदगी से उब चुका है और इसके लिए वो भगवान को बहुत कोसता रहता है। कुछ ही दिनों में न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के लिए वो दोनों एक क्लब में जाते हैं। वहां फॉरेस्ट लेफ्टिनेंट डैन को बताता है कि जैसे ही उसके पास कुछ पैसे इकट्ठा हो जाते हैं, वो श्रिम्प कैचिंग बोट खरीदेगा, जैसे उसने अपने जिगरी यार बबा को प्रॉमिस किया था। वो उन्हें बताता है कि दरअसल ये बबा का प्लान था और वो इस बोट का कैप्टन और मैं उसका फर्स्ट मेट बनने वाला था, लेकिन अब जब वो नहीं रहा है तो मैं इस बोट का कैप्टन बनूंगा। ये सुनकर लेफ्टिनेंट डैन एकदम कंफ्यूज हो जाता है, तो फॉरेस्ट उसको देखकर बोलता है, सर अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। यहाँ पर हमें फॉरेस्ट का इनोसेंस नजर आता है। ये सब सुनने के बाद लेफ्टिनेंट डैन कहता है कि भाई अगर तू गलती से श्रिम्प कैचिंग बोट का कैप्टन बन गया तो मैं तेरा फर्स्ट मेट बनूंगा, और जोर जोर से हंसने लगता है। इसी बीच रात के 12 बजने वाले होते हैं और न्यू ईयर काउंटडाउन शुरू हो जाता है। तब फॉरेस्ट को फिर से जेनी की याद आती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जेनी की एक आंख काली हो चुकी है। इसका मतलब उसका बॉयफ्रेंड उसको आज भी पीटता है। फॉरेस्ट का रूटीन फिर से शुरू हो जाता है और एक दिन जब वो अकेले ही पिंग पोंग खेलता रहता है, तब उसे सर्विस डिस्चार्ज लेटर मिलता है, जिसका अर्थ होता है कि अब उसकी आर्मी की नौकरी समाप्त हो चुकी है। दूसरे दिन फॉरेस्ट घर पहुंचता है और घर पहुंचते ही वो देखता है कि अपने नेशनल सेलिब्रिटी स्टेटस के कारण बहुत सारे स्पोर्ट्स कंपनीज ने ढेर सारे प्रमोशन ऑफर्स रखे हुए हैं। उन्हीं में से एक कंपनी ने $25,000 का ऑफर रखा था फॉरेस्ट के केवल इतना कहने के लिए कि मुझे इस कंपनी के पैडल से खेलना पसंद है। दरअसल ये एक विज्ञापन होता है, लेकिन फॉरेस्ट को ये समझ में नहीं आता। वो बेचारा पहले तो कहता है कि माँ पर मैं इस पैडल से नहीं बल्कि इस पैडल से खेलता हूँ। तब उसको उसकी माँ विज्ञापन का अर्थ समझाती है। वो कहती है कि एक छोटा सा झूठ कहने से अगर किसी का नुकसान नहीं होता, लेकिन उसके बदले में अगर किसी कंपनी का और तुम्हें अच्छा खासा फायदा होता है तो तुम्हें ये विज्ञापन कर लेना चाहिए। कुछ दिनों के बाद फॉरेस्ट बबा के गांव बेयुला बात्रे पहुंचकर उसकी माँ से मिलता है। वो उन्हें बबा और उसमें जो तय हुआ था वो बताता है, जिसे सुनकर बबा की माँ फॉरेस्ट को पागल समझती है। उनसे मिलने के बाद फॉरेस्ट
अपने जिगरी दोस्त बबा की ग्रेव पर जाता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है। वो उसे कहता है कि वो अपना वादा निभाने आया है। हाल ही में किए विज्ञापन से मिले $25,000 से वो इस श्रिम्प कैचिंग बिजनेस में लगने वाली बोट, नेट्स, रोप्स और फ्यूल सब कुछ खरीदता है। बोट को वो अपने प्यारी जेनी का नाम देता है। दूसरी ओर जेनी की लाइफ अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। वो ड्रग्स लेती है, नशे में किसी के साथ भी रात बिताती है और फिर इस सबसे उबकर वो सुसाइड अटेम्प्ट भी करने वाली होती है, लेकिन किसी तरह अपने आप को रोकती है। जेनी की लाइफ अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। जैसा मैंने पहले कहा था, वियतनाम में बबा ने फॉरेस्ट को दिन रात इस श्रिम्प कैचिंग बिजनेस की अच्छी खासी जानकारी दी हुई होती है, लेकिन थियरी और प्रैक्टिकल्स में फर्क होता है। फॉरेस्ट श्रिम्प पकड़ने की कोशिश तो बहुत करता है, लेकिन उसके पल्ले कुछ खास नहीं पड़ता। काफी दिन तक फॉरेस्ट कोशिश जारी रखता है। एक दिन ऐसे ही जब फॉरेस्ट श्रिम्प पकड़ने की कोशिश करता है, तब किनारे पर उसे लेफ्टिनेंट डैन दिखाई देता है। दरअसल जैसे ही फॉरेस्ट ये बिजनेस शुरू करता है, वैसे ही वो लेफ्टिनेंट डैन को पत्र भेजकर बताता है, और जैसा कि लेफ्टिनेंट डैन ने वादा किया था, वो इस बोट पर फॉरेस्ट का फर्स्ट मेट बनने आया हुआ होता है। अब वो दोनों मिलकर कोशिश करते हैं, फिर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बहुत कोशिश करने के बाद एक दिन फॉरेस्ट परेशान होकर लेफ्टिनेंट डैन से पूछता है कि हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही। अपनी जिंदगी के लिए भगवान से उड़ा लेफ्टिनेंट डैन फॉरेस्ट को ताना देते हुए बोलता है कि जा अपने भगवान से प्रार्थना कर, देख कुछ होता है तो। फॉरेस्ट भाई इस ताने को भी नहीं समझता और सचमुच उसे एक सलाह मानकर अगले रविवार से चर्च जाना शुरू कर देता है। फिर भी किस्मत का ताला नहीं खुलता। ऐसे ही एक दिन जब फॉरेस्ट और लेफ्टिनेंट डैन श्रिम्प पकड़ने की कोशिश करते हैं, तब अचानक से बहुत बड़ा हरिकेन मतलब समुद्री तूफान आता है, जो बबा के इस गांव बेयुला बात्रे से टकराता है। फॉरेस्ट के अलावा सभी के श्रिम्प कैचिंग बोट्स समुद्र के किनारे लगी हुई होती है और वो सभी के सभी इस तूफान से तबाह हो जाती है। केवल बीच समुद्र में फंसी फॉरेस्ट की ये जेनी बोट ही बचती है। अब श्रिम्प्स की डिमांड तो हाई होती है और फॉरेस्ट के अलावा बेयुला बात्रे में और कोई बोट बची न होने के कारण फॉरेस्ट को भारी मात्रा में श्रिम्प मिलने लगती है। एक दिन दो दिन नहीं बल्कि हर रोज, और वो मार्केट का सबसे बड़ा ब्रांड बब्बा गम श्रिम्प्स बन जाता है। जिस बब्बा गम श्रिम्प्स ने एक जेनी बोट से शुरुआत की थी, उसके पास आज 12 जेनी बोट्स और एक बड़ा सा गोदाम होता है। बब्बा गम श्रिम्प्स इतना बड़ा बन जाता है कि फॉरेस्ट और लेफ्टिनेंट डैन की स्टोरी फॉर्च्यून मैगजीन में छपती है। जीवन के इस नए मोड़ पर लेफ्टिनेंट डैन आखिरकार फॉरेस्ट को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है, और अब उसकी भगवान से भी कोई खास शिकायत नहीं होती। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि अचानक फॉरेस्ट को उसकी माँ बीमार होने का पता चलता है। फॉरेस्ट बिना कुछ सोचे तुरंत घर के लिए रवाना हो जाता है। घर पहुंचते ही फॉरेस्ट को उसकी माँ बताती है कि वो कैंसर से पीड़ित है और अब बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। इन आखिरी क्षणों में भी वो फॉरेस्ट को बहुत बड़ी सीख दे जाती है। तो तुम्हारे पास भगवान का दिया जो कुछ भी है, जितना भी है, उसका पूरा फायदा उठाकर अपना बेस्ट दे दो। इस इमोशनल मुलाकात के कुछ ही दिनों के बाद फॉरेस्ट की माँ गुजर जाती है। फॉरेस्ट अब वापस बोट पर नहीं जाता और घर में ही रहकर अपने कॉलेज के लिए सोशल वर्क करता रहता है। दूसरी ओर लेफ्टिनेंट डैन बब्बा गम श्रिम्प्स का पूरा कामकाज संभालने लगते हैं। इसी बीच फॉरेस्ट के शब्दों में लेफ्टिनेंट डैन कंपनी का कुछ पैसा एक फ्रूट कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। जल्द ही ये फ्रूट कंपनी इतनी बड़ी बन जाती है कि अब उन्हें आजीवन पैसों की कोई कमी नहीं होने वाली होती है। दरअसल फॉरेस्ट जिसे एक छोटी सी फ्रूट कंपनी समझता है, वो और कोई नहीं बल्कि स्टीव जॉब्स की एप्पल कंपनी होती है। इस ढेर सारे पैसों का उपयोग फॉरेस्ट अच्छे कामों के लिए करता है। वो अपने चर्च को डोनेट करता है। जिस गांव ने उसे एक सफल बिजनेसमैन बनाया, उस बेयुला बात्रे में एक बहुत बड़ा अस्पताल बनवाता है, और जैसा कि अपने दोस्त को प्रॉमिस किया था, अपने कंपनी का 50% प्रॉफिट शेयर वो लगातार बब्बा की माँ को सौंपता रहता है।
सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन दिल के किसी कोने में फॉरेस्ट अपनी माँ और जेनी को बहुत मिस करता है। ऐसे ही एक शाम जब फॉरेस्ट बहुत अकेला महसूस करता है, तब अचानक वो देखता है कि जेनी उसके घर आ रही है और वो दोनों अब साथ रहने लग जाते हैं। दोनों लंबे लंबे वॉक्स पर निकलते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। एक दिन ऐसे ही जब वो टहलते होते हैं, तब अचानक से वो जेनी के पुराने घर के पास पहुंचते हैं, जहां अब कोई नहीं रहता और एकदम वीरान पड़ा होता है। उसे देख जेनी एकदम चिढ़ जाती है और नीचे से पत्थर उठा उठाकर घर की तरफ मारने लगती है और जोर जोर से चिल्लाती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? दरअसल जेनी अपने पिता ने किए दुष्कर्म के बारे में पूछ रही होती है। ये किस्सा छोड़ दे तो जेनी और फॉरेस्ट बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। शाम को मस्त म्यूजिक लगाकर डांस करते हैं, फुल टू एंजॉय करते हैं। इसी बीच किसी ओकेजन पर जेनी फॉरेस्ट को नाइकी के रनिंग शूज गिफ्ट करती है। फॉरेस्ट के शब्दों में ये उसकी जिंदगी के सबसे खुशी वाले दिन होते हैं। और फिर एक शाम फॉरेस्ट जेनी को प्रपोज करता है और उससे शादी के बारे में पूछता है। ये सुनकर जेनी एकदम शांत हो जाती है और कहती है कि वो उसके लिए ठीक लड़की नहीं है। फॉरेस्ट मायूस हो जाता है। उसे लगता है कि उसके लो आईक्यू के कारण जेनी उससे शादी नहीं करना चाहती। जेनी कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप अपने रूम में चली जाती है, लेकिन उसे वो बात खाए जाती है और रात को वो फॉरेस्ट के कमरे में पहुंचती है। वो उसे कहती है कि ऐसा नहीं है जैसा वो समझ रहा है, बल्कि वो उससे बहुत प्यार करती है। और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जब फॉरेस्ट सोया हुआ होता है, तब जेनी उसका घर छोड़ उसकी जिंदगी से फिर एक बार निकल जाती है। थोड़ी देर में जब फॉरेस्ट को पता चलता है, तब वो एकदम शांत हो जाता है। उसे कुछ भी करने का मन नहीं करता और अपने वरांडा में एक चेयर पर बैठकर शांत गहरी सोच में डूब जाता है। अचानक उसे कुछ याद आता है। वो एकदम से जेनी ने गिफ्ट किए हुए रनिंग शूज पहन लेता है और घर से निकलकर दौड़ने लगता है। दौड़ते 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 एरिया का रोड समाप्त हो जाता है, तो सोचता है चलो शहर का चक्कर लगाया जाए। दौड़ते दौड़ते शहर की भी हद समाप्त हो जाती है। फिर सोचता है चलो जिले का चक्कर लगाते हैं। थोड़ा थोड़ा करते करते फॉरेस्ट पूरे राज्य में दौड़ने लगता है और इसी प्रकार वो समुद्र के किनारे पहुंचता है। अब आगे तो रास्ता है नहीं, तो वो सोचता है क्या किया जाए, चलो मुड़ लेता है और दूसरी दिशा में दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते दूसरे छोर के समुद्र किनारे पहुंचता है। फिर किसी दूसरी दिशा में जाता है। जब थक जाता है तो कहीं आसपास सो लेता है। भूख लगे तो कुछ खा लेता है, लेकिन बाकी समय बस दौड़ता ही रहता है। इस अजीब से दौड़ के दौरान वो अपनी माँ को, अपने दोस्त बाबा को, लेफ्टिनेंट डैन को और सबसे ज्यादा जेनी के बारे में सोचता है। दौड़ते 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 लगभग 2 साल फॉरेस्ट अब पूरे अमेरिका में दौड़ने लगा है। लगातार 2 साल तक दौड़ने वाले फॉरेस्ट की अब बहुत लंबी दाढ़ी निकली हुई होती है। मीडिया को जब इसकी भनक लगती है तो वो उसको कवर करने पहुंचती है। उससे पूछती है कि तुम किस लिए दौड़ रहे हो, तुम्हें क्या संदेश देना है, और बहुत सारे सवाल पूछती है। फॉरेस्ट कहता है मैं दौड़ रहा हूं क्योंकि बस मेरा मन किया दौड़ने का। ये सुनकर मीडिया वाले एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि ऐसे कैसे बिना कोई वजह कोई 2 साल तक लगातार दौड़ सकता है। ये न्यूज किसी रेस्टोरेंट में वेट्रेस की नौकरी करती जेनी भी देख लेती है। न्यूज में आने के कारण फॉरेस्ट की दौड़ से अब धीरे धीरे आम लोग जुड़ने लगते हैं। वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। उनमें काफी लोग ऐसे भी होते हैं जिनको फॉरेस्ट की इस दौड़ से मोटिवेशन मिलता है। दौड़ते 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 3 साल के ऊपर हो जाते हैं और अब फॉरेस्ट के पीछे दौड़ते लोगों का बहुत बड़ा तांता होता है। और फिर अचानक एक दिन फॉरेस्ट रुक जाता है। ये देख उसके पीछे दौड़ने वाले लोग भी रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब फॉरेस्ट कोई इंपॉर्टेंट संदेश देगा। फॉरेस्ट मुड़ता है, इन लोगों की ओर देखता है और कहता है मैं बहुत थक गया हूं, मुझे लगता है अब मुझे घर चलना चाहिए। ऐसा कहते हुए उन लोगों के बीच से ही फॉरेस्ट घर की ओर चल देता है। ये सब देख
वो लोग एकदम अचंभित रह जाते हैं। फॉरेस्ट घर पहुंचता है और उसे जेनी ने भेजा पत्र मिलता है। जेनी उसे लिखती है कि वो सवाना नामक शहर में रहती है, अपने घर का पता भेजती है और फॉरेस्ट को अपने घर आने का इनविटेशन देती है। जिस बस स्टॉप पर फॉरेस्ट अपनी कहानी लोगों को बताता रहता है, दरअसल वो बस स्टॉप सवाना नामक शहर में ही होता है। उस बस स्टॉप पर फॉरेस्ट जेनी के घर तक जाने वाली बस की राह देख रहा होता है। ये जानकर जो औरत फॉरेस्ट की कहानी सुन रही होती है, वो जेनी का पता पूछती है। फॉरेस्ट पता बताता है तो वो औरत उसे कहती है कि अरे ये तो यहीं पास में है, तुझे बस की क्या आवश्यकता है, तू तो एक दौड़ में पहुंच जाएगा। ये सुनकर फॉरेस्ट तुरंत वहां से जेनी के घर तक दौड़ने लगता है और कुछ ही समय में जेनी के घर पहुंच जाता है। काफी समय बाद मिलकर दोनों को बहुत खुशी होती है। जेनी का घर देखकर फॉरेस्ट को बहुत सुकून मिलता है। उसे इसका समाधान होता है कि आखिरकार जेनी सेटल हो चुकी है। फिर जेनी फॉरेस्ट को कई बार छोड़ जाने के लिए उससे माफी मांगती है। वो उसे कहती है कि तब उसकी लाइफ पूरी तरह से तहस नहस थी। वो लोग बातें करने लगते ही हैं कि तब अचानक से डोरबेल बजती है और एक बेबी सीटर एक 3-4 साल के लड़के को जेनी के घर ड्रॉप करती है। वो जेनी का बेटा होता है। ये देख फॉरेस्ट एकदम दंग रह जाता है। जेनी अपने बेटे को फॉरेस्ट से मिलवाती है। वो लड़का फॉरेस्ट को हाय बोलता है और फिर टीवी देखने चला जाता है। फिर जेनी फॉरेस्ट को अपने बेटे का नाम बताती है। उसका नाम होता है फॉरेस्ट। वो आगे कहती है कि उसने अपने बेटे का नाम उसके पिताजी के नाम के ऊपर रख दिया है। फॉरेस्ट को तब पता चलता है कि दरअसल वो जेनी के बेटे का पिता है। ये सुनकर फॉरेस्ट पूरी तरह से दंग रह जाता है। फिर अचानक से उसे एक चिंता सताने लगती है कि कहीं उसी की तरह उसके बेटे का भी लो आईक्यू तो नहीं। तब जेनी उसे बताती है कि नहीं, बल्कि उनका बेटा उसकी क्लास का सबसे होशियार लड़का है। ये जब फॉरेस्ट सुनता है तो एकदम इमोशनल हो जाता है। उससे अब बिल्कुल भी रहा नहीं जाता और वो टीवी देखने वाले छोटे फॉरेस्ट के बगल में बैठता है और उससे बातें करने लगता है। अब ये तीनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर ही रहे होते हैं कि अचानक एक दिन जेनी फॉरेस्ट को बताती है कि वो किसी वायरस से बीमार है और डॉक्टर के पास इसका कोई इलाज नहीं। और फिर इस बार जेनी फॉरेस्ट को प्रपोज करती है और पूछती है कि क्या वो उससे शादी करना चाहेगा। फॉरेस्ट हाँ कहता है। उनके शादी के दिन एक स्पेशल मेहमान उनकी शादी अटेंड करने आता है। वो और कोई नहीं बल्कि अपने दोनों पैरों पर एक लकड़ी का सहारा लेकर चलते हुए लेफ्टिनेंट डैन होते हैं। उसके साथ उसकी मंगेतर भी होती है। दरअसल लेफ्टिनेंट डैन ने आर्टिफिशियल प्रोस्थेटिक पैर लगाए हुए होते हैं, जिसके कारण अब वो पहले जैसे चल फिर सकते हैं। फॉरेस्ट और जेनी उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। फॉरेस्ट और जेनी की शादी हो जाती है और अब वो तीनों ऑफिशियली एक परिवार के जैसे रहने लगते हैं। शादी के कुछ ही दिनों के बाद जेनी गुजर जाती है। फॉरेस्ट ने जेनी को उसी पेड़ के नीचे दफनाया हुआ होता है जिसके ऊपर वो बचपन में बहुत सारा समय बिताते हैं। फॉरेस्ट जेनी की ग्रेव पर जाता है और उससे बातें करने लगता है। वो उसे कहता है कि उसने जेनी का पुराना घर बुलडोजर से गिरा दिया है, जिससे जेनी बहुत चिढ़ती थी। फॉरेस्ट कहता है कि वो उनके बेटे का बहुत अच्छा ध्यान रखता है, उसके लिए नाश्ता और खाना भी खुद पकाता है, उसके साथ पिंग पोंग भी खेलता है। दोनों बाप बेटे रेगुलरली फिशिंग पर भी जाते हैं और रोज रात सोने से पहले दोनों मिलकर किताब भी पढ़ते हैं। फॉरेस्ट आगे कहता है कि छोटे फॉरेस्ट ने भी जेनी के लिए एक लेटर लिखा है, लेकिन वो ये पढ़कर सुना नहीं सकता क्योंकि छोटे फॉरेस्ट ने उसे ये करने से मना किया होता है। इनोसेंट फॉरेस्ट ये कहकर बेटे का पत्र जेनी की कब्र पर रख देता है। जाते जाते फॉरेस्ट बहुत इमोशनल हो जाता है। वो जेनी से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, और ऐसा कहकर वो वहां से निकल जाता है। अगले दिन फॉरेस्ट छोटे फॉरेस्ट के साथ स्कूल बस की राह देख बैठा होता है। थोड़ी देर में स्कूल बस आती है। छोटा फॉरेस्ट बस में चढ़ता है। फॉरेस्ट उसे आई लव यू कहता है और छोटा फॉरेस्ट उसके बदले में कहता है आई लव यू टू डैडी, और फिल्म समाप्त हो जाती है।
फॉरेस्ट गंप की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी प्रकार आप किसी और फिल्म की कहानी सुनना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। मैं वो फिल्म कहानी स्वरूप आपके सामने लाने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। ऐसी कहानियां अगर आपको सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको अगली कहानी में। तब तक जय हिंद और वंदे मातरम।